नमस्कार दोस्तों, आज राइजिंग सन परिवार में एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच में आई है जो उनकी भी कहानी एक इमोशनली है। कहते हैं कि हर व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई अपनी कहानी होती है। किसी की कहानी मोटिवेट करती है तो किसी की कहानी आदमी को हंसाती है, तो किसी की कहानी आदमी को भावनात्मक रूप से टटोहती है। एक ऐसी शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे बीच में आई है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने एक कम समय में और एक ऐसी युवा अवस्था में उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में नाम रोशन किया है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं सीधे ले चलता हूँ आज के हमारे ऑडियंस। लक्ष्मीकांत सर, थैंक यू आपका। आप राइजिंग सन परिवार में आपका बहुत बहुत आभार। और इसके पहले कि हमारी चर्चा शुरू हो, मैं चाहूँगा कि आप भी दो शब्द आप अपने बोल सकते हैं। नमस्कार भैया, सुशील भैया, आपका सनराइजेज चैनल पे आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नाम लक्ष्मीकांत अभिलाष रजक, सरपंच बरठिया के रूप से जाना जाता हूँ। और आप सबके बीच परिचय बहुत पीढ़ियों से है हम लोगों का। राजनैतिक संबंध तो अलग है, लेकिन पारिवारिक संबंध भी है। और हमारे बीच आप इतने अच्छा चैनल चला रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद चाहता हूँ नगौर शहर पर। और हम लोग चाहेंगे कि अपनी युवा अवस्था को शिक्षा के प्रति ज़्यादा आकर्षित करें, साथ में उनको राजनीति के प्रति भी थोड़ा आकर्षित किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी का अपने सुधार हो सके। हम लोगों ने, पूर्वजों ने जो किया, बहुत कुछ किया, जिससे आज बदौलत हम लोग आज इस कुर्सी पर बैठे हैं। मैं सरपंच हूँ, मेरे पिताजी का मर्डर हुआ, इसके बाद आप लोगों को सब कुछ जानकारी है। आप लोगों का सहयोग था कि मैं आज जाके, आप लोगों की मेहनत है कि आप लोगों ने मुझे सरपंच बनवाया और आप लोगों ने वोट नहीं सपोर्ट का साथ दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पर्सनली सुशील जी। और आप जो चाहेंगे हम लोग आपका सहयोग करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर, हम शुरुआत करते हैं। कुछ चंद से सवाल हैं हमारे, है ना। हम चाहेंगे कि आप हमारे इस क्षेत्र के नागरिकों को, अपने ज़िला के और इस देश के भी लोगों तक अपनी बात, अपनी सोच पहुंचाएं इस चैनल के माध्यम से। और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी ऑडियंस इसी प्रकार हमारे चैनल में साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अगले किस चेहरे से मिलना चाहते हैं, किस शख्स से मिलना चाहते हैं, ताकि हम आपके बीच में इसी प्रकार सक्सेसफुल ग्रेट लीडर हम आपके बीच में लाते रहें। तो सर, शुरुआत करते हैं, तो है ना, सवाल के साथ कि आप राजनीति के पहले का जो जीवन परिचय था, कि जो 13/9/2017 को घटना घटी, उसके बाद एक आपका राजनीति में आना, एक कहा जाए तो एक ऐसा मोड़ था, एक ऐसा मोमेंट था जो अचानक सा हुआ। तो हम चाहेंगे कि राजनीति के पहले थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को बताएं, तो हो सकता है आपसे व्यक्तिगत रूबरू हो। 13/9/2017 के बाद मेरे जीवन में जो घटना हुई, उसके बाद एक ऐसा पन्ना शुरू होता है। किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, ईश्वर से मैं ऐसी कामना करता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी 2015 में सरपंच बने। सरपंच बनने के बाद गरीबों की काम हितगारी योजनाओं को सुचारू रूप से चालू किया, और ऐसा लगा मेरे ग्राम पंचायत की जनता को कि एक हमने अच्छा लीडर चुन के दिया ग्राम पंचायत सिमरी को। लेकिन उसके बावजूद, और आप लोग जानते हैं कि कोई गरीब का बच्चा अगर अच्छी तरह से राजनीति में सक्रिय होता तो उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जाती है। अगर वो उससे बच जाता है तो आगे निकल जाता, अगर नहीं बच पाता है तो वहीं समाप्त कर देते हैं। ऐसे हमारे परिवार के साथ भी घटना घट गई, जो कि पंचायत के लोगों ने दोबारा उनको जवाब दिया। और मुझे 2017 के बाद अपने मन में एक निर्णय लेना पड़ा कि अगर मेरे पिताजी ने अगर पंचायत में अच्छा किया होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और दोबारा जीत कर आऊँगा। लेकिन लोगों ने बोला कि आपने पिताजी ने गलत किया था, सुनने को मिला। कोई प्रैक्टिकली नहीं बोला सामने, लेकिन मुझे सुनने को मिला। लेकिन हमने फिर अपनी टीम से चर्चा की, सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। फिर हमने चुनाव भी लड़ा और अच्छी तरह से चुनाव भी लड़ा, चुनाव जीते भी।
सब लोगों के परिणाम सामने, लेकिन मैं अपनी ग्राम पंचायत सिमरी का जनता का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं सरपंच बना। 23 साल की मेरी उम्र थी जब मैं ग्राम पंचायत सिमरी का सरपंच बना था। इसके पहले मेरे पास टायर वर्कशॉप की दुकान थी, मैं टायर की दुकान चलाता था, पंचर बनाता था, है ना, मोटरसाइकिलों का काम करता था। ये था मेरा पहले जीवन। इसके बाद मैंने पढ़ाई भी की थी, 12वीं तक कॉलेज भी किया, फिर सर्विस नहीं लग पाई। हम लोग अपना भाई गरीब परिवार के थे, तो जीवन यापन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो जीवन यापन करते रहे। फिर शादीशुदा हुए, पिताजी का एक्सपायर हुए, तो इसके बाद राजनीति में, मजबूरी बस राजनीति में आए। कोई शौक़ नहीं था राजनीति पे आना, लेकिन आना पड़ा, क्योंकि अगर हम राजनीति में नहीं आते तो आज जो हमारी ग्राम पंचायत सिमरी में पापड़ी समाज है मेरा, उसको ये कहा जाता है कि अगर उनके समाज का एक आदमी ख़त्म हो गया तब इनके समाज में कोई दूसरा आदमी नहीं बचा है कि अपने समाज को जिंदा रख सके। अगर मेरे पिताजी का मर्डर होने के बाद अगर मैं चुनाव न लड़ता तो मेरे को गांव से निकाल दिए होते, ऐसी स्थिति बन जाती। लेकिन हमने अपना हौसला बुलंद किया और कहा अगर कोई गया है तो कोई आया भी होगा। तो हमने फिर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। आप सब लोगों का सहयोग था, तो हम लोगों ने चुनाव, जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं चुनाव जिताई मुझे, और मैं जनता के बीच हमेशा लगा रहता हूँ। काम धाम जो रहते हैं तो होते रहते हैं। पीएम आवास, सड़कें, नाली, आंगनबाड़ी, बाउंड्री, मैंने कई सारे अपने कार्यकाल में काम किए। पीएम आवास मैंने 80 बनवाए। तो ऐसा नहीं है, आप मेरे पंचायत में घूम सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि मैंने कितने आवास बनाए। ग्राम पंचायत मेरी जब मैं सरपंच बन के गया था तो खंडहर थी, आज जाइए तो एक ऑफिस लगता है, एक कोई लगती है कि हाँ ये मुख्यालय है, ग्राम पंचायत का मुख्यालय आज दिखता है। ऐसी कोई नहीं, लेकिन नहीं, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई अच्छे लोग राजनीति में ना रहें, उनको किसी न किसी तरह फंसाया जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा अपनी युवा पीढ़ी से कि वो बचें, हर परिस्थिति को समझ के चलें, सूरज के चलें, क्योंकि ये राजनीति जब भी आगे आती है, हम लोग जब भी राजनीति में आते हैं, परिवार तो साथ देगा हमारा, लेकिन हमारा समाज भी साथ देगा, हमारे लोग भी साथ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते रहते हैं कि ये लोग आगे न जाएं, आगे जाएंगे तो हम लोग काम न कर पाएंगे। भाई हम लोग राजनीति में बैठने लगेंगे, अपनी सीट जानने लगेंगे। हम ओबीसी में अभी तक लड़ते रहे, हम लोग अब समान सीटों में लड़ने लगे हैं, जिससे लोगों को दहशत होती है कि भाई इनका समाज तो, भाई चौधरी हमारे वोटर्स हैं, धोबी इतना वोटर हो गया, कुशवाहा इतने वोटर हो गए, उनका अच्छा लीडर है तो पंचायत में हर बार जीतते रहेंगे चुनाव। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि व्यभिचारियों से बच के रहें, शराब नशा बिल्कुल न करें, अपनी बुद्धि विवेक से चलें, किसी की अन्यास बातों पर न सुने, और जो उनको अच्छा लगे वही करें। राजनीति ये कहती है कि आप अपना बचा के चलिए, अपने माइंड से चलिए, अपने दिमाग से चलिए। अगर अपने दिमाग से नहीं चलें, किसी कहने पर आप उस्काए जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से फंसा के आपकी राजनीतिक करियर को समाप्त किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में जिस उम्र में आपने एक गांव की सरकार चला रहे हैं, एक हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं इस चैनल के माध्यम से उस हर युवा तक आपकी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो आपके विचारों से रूबरू होगी। और हमारा नेक्स्ट सवाल है सर कि आप गांव की सरकार चला रहे हैं और गांव में हर तबके के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की विचारधारा के लोग रहते हैं। तो किन किन समस्याओं का एक सरपंच पद जैसे व्यक्ति को सामना करना पड़ता है अपनी पंचायत में? ग्राम पंचायत में गांव की सरकार चलाता हूं, और गांव के मैं सरपंच के नाते ये आपसे बताना चाहूँगा कि गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है जो पंचायत सुलह न कर सके। भाई गांव की पंचायत है, गांव के मुख्य काम होता है कि आप सड़क नाली की व्यवस्था कर देंगे तो लोगों की लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। भाई कोई कहता है कि मेरे यहाँ पानी मत निकालो, कोई कहता है मेरे यहाँ से रोड मत निकालो सड़क पर। अगर हम लोग ये चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, सड़क और नाली रोड की व्यवस्था, तो आने वाले समय में कोई ऐसी झगड़ा नहीं होता। और फिर देखिए जो काम पड़ता है सरपंचों का, BPL बनाना, जाति में दस्तखत करना, तो कुछ लोग उसी विषय को लेकर अपने लोगों को प्रताड़ित करते हैं। जो गरीब वर्ग जाता है उनके सरपंचों के घर, तो वो लोग दस्तखत नहीं करते, कहते हैं बाद में आना, समय लगता। मैं ऐसा कभी नहीं किया। मेरे यहाँ जो भी आता है, कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं अपने गांव का सरपंच हूँ, मेरी पंचायत है, कोई भी व्यक्ति आएगा मैं उसका तुरंत काम करता हूँ। जो मेरे से बन जाता है मैं वो कर देता हूँ, और जो नहीं बनता उसके लिए मैं रास्ता ही बताता हूँ कि भाई तुम यहाँ जाओ, इसके द्वारा आपका काम होगा। मेरा जहाँ सहयोग होगा मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ।
भाई कितने तो है ग्राम पंचायत, हमें उसने चुना, मैं गांव का प्रथम व्यक्ति हुआ, फिर मैं अपने गांव की कोई भी भाई विवाद हुआ मैं जाऊंगा उसको समझाऊंगा, अगर मान गया तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो फिर भी बोलूँगा ऐसा मत करो, विवाद होने से आपका भी पैसा लगेगा उसका भी पैसा लगेगा। तो हम लोग यही चाहेंगे कि कोई विवाद न करे, आपसी भाईचारा है, पंचायतों का गाँव का गठन है, सरकार ने कोई सोच कर ही पंचायत गठन किया रहा होगा। भाई जिले के विधायक बनते हैं, जिले में सांसद बनता है, वो कभी गांव तो आ नहीं पाते क्योंकि बड़ी सरकारें हैं, उनको पूरा जिला देखना पड़ता है। तो जो अपनी मध्य प्रदेश सरकार थी, कभी पंचायतों का गठन किए थे, उन्हें अच्छा सोच के गठन किया रहा होगा कि भाई छोटे छोटे गाँव को हमने अगर प्रतिनिधि देंगे। लेकिन अब जो हम लोगों को पंचायत में चार्ज बचे हैं ना, हमको राशन कार्ड बनाने के चार्ज मिल पा रहे हैं कि हम डायरेक्ट कोई गरीब है तो हम उसका राशन कार्ड बना दें प्रथम। लेकिन ये सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि आप सरपंचों को पुनः राशन कार्ड बनाने का पावर दीजिए, जिससे हम लोग एनालाइज करें कि ये गरीब व्यक्ति है, इसका हम राशन कार्ड बना सकते। भाई हम तो यहाँ से बना के दे दिए, तहसीली में गए, तहसीली में उनके फॉर्म डाले हुए हैं, और सबसे बड़ा पंचायतों में रोना है तो यही राशन कार्ड होगा। भाई जो ओरिजिनल गरीब व्यक्ति है, हमें मालूम है कि ये गरीब व्यक्ति, लेकिन कहते हैं सूची में आना चाहिए। ये बताइए आज कब की सूची होगी वो? क्या उसके पास मोबाइल नहीं हो पाया होगा? उसके पास 2 जोड़ी कपड़े ना हो पाएंगे? क्योंकि 1956 की सूची चल रही है, अभी बोल रहे हैं। तो जब इतनी पुरानी सूची को हम बीपीएल में अभी 2022 में कोई सर्वे कराएगा तो क्या पूछेगा वो? तो हम ये चाहेंगे कि नई गठित किया जाए। भाई अगर बीपीएल लाइक बचा हो अपना मध्य प्रदेश तो रखा जाए, अगर नहीं बचा है तो उसको खत्म करिए। भाई किसी को हम बीपीएल दिवा पा रहे हैं, किसी को नहीं दिवा पा रहे हैं। हम आपको जान रहे हैं कि हमारे सुशील भाई बहुत गरीब व्यक्ति हैं और असहाय हैं, इनके पास 2 एकड़ जमीन नहीं है, इनके पास राशन कार्ड होना जरूरी है। तो सरपंच के पास ये पावर नहीं है कि हम आपको लिख के दे दें कि आपको जाके गल्ला मिलने लगे फूड अधिकारी से। वो कहते हैं कि आप जाइए, आप फार्म पंचायत का हम प्रस्ताव बना देंगे, पंचायत में हम लिख देते हैं कि ये हमारे ग्राम पंचायत का ऐसा व्यक्ति है, इसका बीपीएल होना चाहिए। लेकिन वहाँ का तहसीलदार बीपीएल बनाने को तैयार नहीं हो रहा, पता नहीं ऐसा क्यों है। भाई जब हमको अपने गांव का सरकार दे के रखी है तो हमें गांव के ऐसे पावर भी दे के रखी है ना कि हम अब गांव के लोगों का विकास करें। हमको जो लगे, हम अगर उचित ना करें, हम अगर गलत बीपीएल बना देते हैं तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। भाई जांच आप अपने अधिकारी बैठाइए कि भाई जी इनका जो भी बीपीएल आप सरपंचों के द्वारा बनाया जा रहा है उसको फिर दोबारा जांच करा लीजिए। अगर हम गलत पाए जाते हैं तो आप हमारे विरुद्ध कार्रवाई करिए। एक बार हमको नोटिस दीजिए कि भाई आप ऐसा बीपीएल नहीं बनवा सकते। भाई हमने यहाँ से आपको प्रस्ताव, बोलती है सरकार कि आप पंचायत में प्रस्ताव पारित करिए, हमने पंचों के द्वारा प्रस्ताव भी पारित करवा दिया। उसके बाद भी जब बीपीएल नहीं बन पा रहा तो अब सरपंच क्या करे? गाँव की बुराई ले बैठे। भाई अच्छा खासा व्यवहार है लेकिन बीपीएल नहीं बनवा पा रहा तो बुराई है। भाई मैं सुशील भाई को बोला कि तुम्हारा बीपीएल बन जाएगा, नीरज भाई आपका बीपीएल बन जाएगा। मैं तो अपना दस्तखत किया, अपना प्रस्ताव पंचायत का लगवा दिया और वहां लेके फार्म गए, तहसीलदार बोले अभी डली है फाइल, पटवारी आएगा चेक करने। पटवारी भी पंचायत में आता हमारे, वो भी काम कर देता, लेकिन तहसीलदार बोलते हैं अभी हम सर्वे करें। अब जब पूरा सरकार ने सर्वे करके आपको सौंप दिया, अब कौन सा सर्वे आप कराएंगे? तो ये थोड़ा सा कष्ट है। सरकार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि सरकार थोड़ा सा सुने। अगर वो ओरिजिनल चाहती है कि हम गरीबों का भला करें, नहीं तो ये अनाज वाना देना बंद करे टोटल, तो कोई किसी का बुराई ना हो। मेरा राजनीतिक नहीं कहता हूँ कि बुराई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना करे। अगर उसको गल्ला देना है तो दे, अन्यथा ना दे तो वो खुद श्रमी आदमी बन जाएगा, खुद काम करेगा, खुद खाएगा, खुद कमाएगा। लेकिन वो हमको 5 किलो गल्ला देता है और 1 महीने कौन खा लेगा बताइए उस 5 किलो गल्ले में? हैं? मैं कहता हूँ विधायक हो, सांसद हो, 1 महीने 5 किलो गल्ला खुद एक आदमी बैठ के खा के बताए कि मैं 1 महीने में खा लूँगा 5 किलो। तो ये ऐसी हमारे जनता को मूर्ख बना रही सरकार कि आप 5 किलो गल्ला लीजिए, आप 5 किलो गल्ला भी बांट रहे हैं और फोटो भी अपनी चिपका रहे हैं सरकार के लोग, मतलब भीख भी दे रहे हैं, एहसान भी बता रहे हैं। ऐसी स्थिति है आज हमारे देश की। कहते थे कि देश आगे जाएगा, मुझे नहीं लगता कि देश आगे जाएगा। युवा पीढ़ी का कोई रोजगार नहीं है। गांव के लोग हमारे कहते हैं कि क्या रोजगार है हमारे पास? हमारे पास तो ऐसी कोई संपत्ति है नहीं, ना वहाँ हमारे इस क्षेत्र में ना कोई वो है कि भाई चलो प्राइवेट कंपनियां हैं, सैलो हमारे बगल में लगा हुआ, बाहरी लोगों को रखता है। भाई लोकल लोगों को कोई काम नहीं। जब हम अपने पंचायत में सरपंच बनते हैं, हम ये कहते हैं कि हम आपका बीपीएल बनवाएंगे, हम आपका बिल माफ़ कराएंगे, आपका बिल ज़्यादा आएगा तो हम कम कराएंगे।
ठीक है, लेकिन जब हम करा नहीं पाते तो उसके बाद दोबारा जवाब क्या देने जाएंगे? है बेरोजगारी का मुद्दा आज 40 सालों से चला आ रहा लगातार, ऐसा कोई सरकार नहीं आ पा रही है कि उस बेरोजगारी मुद्दे को ख़त्म कर दे। ऐसा कोई सिस्टम बना दे अपने अपने जिलों मुख्यालयों में कि अगर इस जिले में 1800 युवा काम करने योग्य है तो उस जिले में जाके अपना काम कर सके 40-50 किलोमीटर के एरिया के अंदर। ना हमारे यहाँ के सांसद लोग सोच रहे हैं कि हम लोग चलो भाई नगौद में कोई ऐसा व्यापार करवाएं, इंडस्ट्रियल एरिया ले आए कि अपने लोगों को रोजगार में। हमारे यहाँ के लोग सब बाहर रहते हैं, कोई पठानकोट, कोई गुजरात, कोई सूरत, कोई कहीं। भाई गरीब आदमी 1 एकड़ जमीन है, आधे एकड़ जमीन है, वो क्या करेगा? उस टाइम उसका जीवन यापन नहीं होना। भाई शिक्षा है तो मास्टर लोग जाते हैं, पढ़ाई होती नहीं। अब सारे जो बिजली विभाग है, थोड़ा लोग सोचते थे पढ़ लिख के हम लोग 12वीं कॉलेज वॉलेज करने के बाद नौकरी वोकरी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आने वाली पीढ़ी कर पाएगी, क्योंकि टोटल प्राइवेटीकरण चल रहा है। भाई हमारे यहाँ के लोग जो डाकियों पोस्ट मास्टर हुआ करते थे पहले के लोग, तो गांव के यही लोग पोस्ट मास्टर होते थे। पोस्ट ऑफिस चलाने को उसको दे दिया जाता था जो गांव का अच्छा व्यक्ति पढ़ा लिखा होता था। लेकिन अब कहते हैं कि वो भी प्राइवेट होने वाली है। बिजली विभाग ऑलरेडी हो गई है, रेलवे चले गया, तो अपन लोग क्या करें? भाई अपना अब ओबीसी आरक्षण की जहाँ बात आती है, ख़त्म हो गया। भाई कोर्ट कहता है कि हम नहीं दे पाएंगे, सरकार जवाब नहीं पेश कर पा रही कि हम ओबीसी आरक्षण क्यों खत्म हो गया। हमारे ओबीसी लोग के बढ़िया है, संगठन चलता, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं 52% आरक्षण चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? कहीं रैली होती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा वो भाई चला गया होगा तो हमको क्या जरूरत है वहाँ जाने की। भाई संगठित नहीं कर पा रहे। EWS आप देखिए 10% ऑलरेडी दे दी सरकार, जिसकी कोई मांग नहीं उसको सरकार तत्काल पूरा कर रहा है। भाई हम कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है तो दीजिए ना, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन हमारे लोगों का आप सर्वे कराइए। अगर हम लोग आपके लग रहे हैं कि अब धनाढ्य हो चुका है ओबीसी खानदान, परिवार, ये समाज, तो ठीक है भाई है। फिर हमारे ओबीसी समाज में इतनी जातियां बांट दी गई हैं कि वो कभी एक ना हो। हम अपने ओबीसी भाइयों से यही चाहेंगे कि आप लोग जातियों को खत्म करिए, अपने सरनेम में डायरेक्ट ओबीसी लिखना शुरू करते हैं। सीधा फंडा है कि लक्ष्मीकांत ओबीसी है, सुशील कुमार ओबीसी है, नीरज कुमार ओबीसी है। फिर हम देखते हैं कि ओबीसी कहाँ है। भाई ओबीसी कहाँ है? अब यहाँ कुटवार है वो अपना अलग लिखता है, साहू है वो अपना अलग लिखता है, तो ओबीसी कहते हैं। हम ओबीसी में आते हैं, लेकिन ओबीसी लिखने में शर्म है। अगर हम अपने सरनेम या नेम के नाम के आगे ओबीसी लिखने लगेंगे तो अपने आप हमारे रिकॉर्ड ओबीसी लिखने लगेंगे ना। तो अगर हम 50 गांव में ऐसा हो गया कि ओबीसी लिख रहा है तो परिवर्तन तो दिखेगा। लेकिन लोग ये चीज़ को पता नहीं, हमारे ओबीसी संगठन के लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हम लोग ऐसा करें, अपने सरनेम के आगे, अपने नेम के आगे लिखें ओबीसी लक्ष्मीकांत रजक, सुशील कुमार ओबीसी, ऐसा कुछ लिखेंगे तो कुछ दिखेगा। फिर अपने लगेगा कि ये अपने लोग हैं। भाई वो भी कोई भी होता है, कहीं भी बैठता है, 4 लोग भी, जहाँ अपना लोग बैठा होता तो उसको अलग हौसला बुलंद होता है, लेकिन जहाँ अपना कोई व्यक्ति नहीं बैठा होता तो उसको अपना हौसला बुलंद नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग अगर ओबीसी की बात करते हैं, तरीके से बात करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार सुने, तो हम अपने सारे रिकॉर्डों में सीधे लिखना शुरू कर दें ओबीसी। तो हम देखें सरकार हमको क्या जरूरत है, हम ऑलरेडी ओबीसी करवा लो ना आप जनगणना। पूछेंगे नहीं कि साहू कौन सा कास्ट का, वो लिखा है आपके रिकॉर्ड में, मार्कशीट में लिखे, उसके आधार कार्ड में लिखा कि ओबीसी ही है। ऐसा कुछ करें तो शायद हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी के सुधार हो। मैं यही चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी, अगर लगता है कि हम लोग ओबीसी हैं तो फिर ओबीसी की बात ही करें। वोट लेने के मुद्दा आता है तो वोट तो चला जाता है ओबीसी के नाम पे, कोई भी ले जाता है। आज जब ये आज की वर्तमान की सरकार तो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात तो करती है सरकार, लेकिन ये नहीं कहती कि हर आदमी हिंदू है। वो ऐसा क्यों नहीं कहती? हम कहते हैं आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो आप लिखना शुरू करवा दीजिए ना भारतीय लोगों के नाम में, लक्ष्मीकांत हिंदू। जातिवाद खत्म करवाइए, हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। हम मानने को स्वीकार हैं, लेकिन जब तक आप जातिवाद रखेंगे तो हम हिंदू राष्ट्र कैसे मानेंगे? भाई आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, बोलते हैं कि कुल देशों में मुस्लिम राष्ट्र घोषित है, तो मुझे लगता होगा कि वहाँ के लोग ज़्यादातर मुस्लिम लिखते होंगे अपने नाम और नाम के पीछे। अगर हमारे यहाँ के लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो तो सरकार ऐसा कोई रूल ले आए कि सब में हिंदू लिखवा दे, जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।
लेकिन जब तक ऐसा सरकार नहीं करेगी, सिर्फ वोट लेने के लिए मुझे लगता करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी के वर्ग ही उसमें जुड़ते हैं। लास्ट में वो आते हैं कि हिंदू है, राम मंदिर हम बनवाएंगे। हम कहते हैं राम मंदिर बनना बहुत अच्छी भाई, हमारे देश की संस्कृति है, उसको बनना चाहिए। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ कॉलेज बने, हमारे यहाँ हॉस्पिटल बने, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे। हम ये भी चाहेंगे ना, हम उसके लिए भी चंदा देने के लिए तैयार है ना भाई। भारत देश अगर मंदिर बनवाने के लिए चंदा दे सकता तो हॉस्पिटल बनवाने के लिए भी चंदा देने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वाकई में कई ऐसे पर्दों पे आपने प्रकाश डाला है जो आम जनता उस पर्दे की ओर निहारती भी नहीं है, देख भी नहीं पाती है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारा अगला सवाल है सर कि जैसे आपने हमारे युवाओं के लिए बात किया और आप भी युवा हैं, तो युवाओं को यदि एक गुरु मंत्र, एक सक्सेस हैबिट बताना चाहें हमारे युवाओं के लिए, तो आपके अनुसार क्या हो सकती है कि हमारा युवा किस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करे तो वो भी शून्य से शिखर में पहुंच सकता है सर? मैं आपसे कहना चाहूँगा, युवाओं के आपने बोला कि युवाओं के लिए ऐसा क्या होना चाहिए कि हमारा युवा भी आगे बढ़ सके। हमारे पूर्वज जो थे अपना जीवन किस प्रकार यापन करते थे? किसानी के द्वारा। उनके पास एक ही मात्र सहारा था, किसानी। सिर्फ वो किसानी करते थे और बढ़िया परिवार चलता था, घर के सभी लोग खुश रहते थे। लेकिन आज ऐसा आविष्कार हुआ कि हमारा युवा परिवार ही नहीं चला पा रहा, परेशान है। उसकी शादी हो जाती है, उसके बाल बच्चे हो जाते हैं, वो तब भी परेशान रहता है कि मैं क्या करूं क्या करूं। वो सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या करूं। भाई ये पढ़ा लिखा है, मजदूरी कर नहीं सकता। भाई पढ़ा लिखा युवा होगा, मजदूरी फरुआ गाड़ी कहाँ चलाएगा? परिवार से इतना संपन्न नहीं होता कि हम लोग सर्विस कोई करे। सर्विस पा गया तो बहुत अच्छा, नहीं पा पाता तो क्या करे? ठेला लगाता है, फिर वो लिखता है BA चाय वाला हो। सरकार जो चाह रही है वही करा रही है। भाई हम जिसको प्रदेश का अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम उससे ये जवाब ले सकते हैं ना कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। भाई हमारा अगर डैडी होते हैं, पिताजी होते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। घर बनवा के देते हैं कि बेटा मेरा बड़ा होगा तो इस घर में रहेगा, है ना। सरकार, हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नहीं सोचते कि हमारे युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए मैं क्या करूं। बस वो ये आते हैं कि हम यहाँ रोजगार मेला लगाए हुए हैं, आप लोग चले जाइए, आप लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा। हम लोग वहाँ भी जाते हैं, रोजगार के लिए भी जाते हैं, अपने कागज पाथर भी देते हैं, लेकिन हमारा ट्रांसफ़र कहाँ होता है? होशंगाबाद। हम कहाँ जाते हैं? होशंगाबाद। हमको वहाँ 12,000 रुपये मिलता है काम करने का, जहाँ की 8,000 रुपये रूम का लगता है। अब हमारा युवा बेरोजगार ना होगा तो क्या होगा? हम कहते हैं आप रोजगार लगाते हैं, आप ऐसा रोजगार लगाइए ना तो हमको जिले में ही मिले, जिले के बाहर मत लगाइए। भाई आप तो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के प्रथम व्यक्ति तो आप हैं, हम तो आप ही की आशा से हैं ना कि आप ऐसा करिए। जब भाई आप ही ना सुनेंगे तो फिर हमारा कौन माई बाप है? तो युवा फिर जो मन पड़ता है वो करता, अपराध में क्राइम करता है, कोई गांजा बेचता है, कोई दारू बेचता है। भाई मजबूरी हो जाती है उसकी। अगर उसको हमारी सरकार रोजगार दे, व्यवस्थित तरीके से दे कि आप जब 10वीं पास हो जाओगे, आप 12वीं अच्छे % में आओगे तो आपको इस विषय में दिया जाएगा। भाई जितने होगा उसका उतना दे, लेकिन कुछ हमारे युवा अगर काम करेंगे तो कुछ अगर व्यवसाय करेंगे तो सारे लोगों की रनिंग बनी रहेगी। आप लोग देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि नगद का मार्केट पूरा शून्य रहता है दिसंबर के महीने में और नवंबर के महीने में। जैसे जब जनवरी का महीना आता है तो किसानों के पास पैसा आता है तो मार्केट हरा भरा दिखता है। क्यों दिखता है? भाई किसान के पैसा आ गया है ना। लेकिन सर्विस वालों का कभी नहीं दिखता, क्योंकि उनका रनिंग है महीने में। लेकिन मार्केट व्यापारियों से बात की जाए तो क्या बोलते हैं? अरे अभी मंडी डाउन है, किसान नहीं आया, बाजार नहीं खुल रही। भाई बाजार क्यों नहीं लग रही? किसान के जब पास पैसा होता है तो वो खूब मार्केट करता है, खूब घूमता है, ठीक है। और आजकल के युवा हम मोबाइल ले लिए, फेसबुक में सारा समय बर्बाद किए। वो अपने जीवन में सब कुछ सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा रोज डेली, लेकिन कर नहीं पा रहे। पता नहीं क्यों? क्योंकि उन्हें अभी तक अच्छे तरह से तरीका नहीं पता चल पा रहा। हम लोगों को भी नहीं मालूम। हम लोग भी चाहते हैं ना कि हमारा जो प्रदेश का मुख्यमंत्री वो हमसे बोले, जिले का हमारा जो सांसद है प्रथम व्यक्ति वो हमसे बताए कि आप लोग ऐसा करिए तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। वो भी हमको नहीं बताते। वोट का समय आता तो लेकिन चुनाव होने के बाद कोई मतलब नहीं, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमारी फैक्ट्रियाँ वहाँ चलती हैं, उनका होटल वहाँ चलता है। युवाओं की कोई बात नहीं।
जब जब चुनाव होता तो बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं होता। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी वर्तमान में देख लीजिए, कोई बेरोजगारी मुद्दा नहीं, मंदिर की बात हो रही, मस्जिद की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम एक है, उसको अलग किया जाए। मैं कहता हूं कि हम लोग 70-80 साल से आज़ाद हैं इस देश में, 75 वर्षों से, तो कहाँ ऐसी घटना घट गई कि मुसलमानों ने खा लिया हिंदुओं को? कहाँ ऐसा घटना हो गया कि हम लोगों ने उनके खिलाफ कोई ऐसा अपराध कर दिया? भाई हम लोगों का अगर व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा होगा, व्यक्तिगत संबंध अच्छे होंगे तो सबसे संबंध अच्छे होंगे। तो यही बातें हैं। लेकिन हम यही चाहेंगे कि भाई जिसको चुन के भेजते हैं, सरकार जिसको बनाते हैं, उससे चाहेंगे कि हमारे लिए कोई गली दे। अब हम लोग अपने से चाहते हैं तो भाई जो काम करता है वही करना पसंद कर लेता है। भाई हम कहते हैं कि हमारे समाज के आधा लोग प्रेस करते हैं, प्रेस का धंधा है। चौधरी समाज के आधे लोग बूट पॉलिश का धंधा था, पुश्तैनी नहीं धंधा, तो कुछ लोग उसी में चले जाते हैं, रिपीट है। अगर जो कोई दूसरा बिजनेस कर लिया तो सक्सेस है, वो भी सक्सेस है क्योंकि उसकी दाल रोटी चल रही है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग पढ़ लिख के आगे बढ़िए। सरकार हम लोगों की कोई ध्यान देने वाली नहीं है, वो मंदिर और मस्जिद में अटकी हुई है। वो कहती है यहाँ मंदिर होना चाहिए, वो कहते हैं यहाँ मस्जिद होना चाहिए। युवा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। 1984 में कहते हैं कुल बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी सरकार ने। कुछ बैंकों का जो प्राइवेट बैंक थे उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण की संविदा वर्ग आई थी, संविदा वर्गों में लोगों ने काम किया। अति शिक्षा का आजकल देखिए चल रहे हैं, किसका दिन है? गुरुजी भर्ती हुए थे 1995 में, सरकार में 1995 में गुरुजी की भर्तियां हुई थी। 500 रुपये में गुरुजी पढ़ाने जाते थे, आज उनको 45,000 मिलता है। वो उसकी पूजा ना करेंगे? पुलिस की भर्ती आती 6,000 फार्म भर जाते हैं, 15 लाख है। अब भाई 60 साल की सर्विस हुआ करती थी, उसको 62 साल कर दिए, 2 साल उसका बढ़ा दिए, तो हमारा 23 साल का युवा हो गया जाके 25 साल का। सर्विस है खत्म, उसकी फार्म ही नहीं भर सकेगा। भाई हम सोचे ना कि 62 साल उसको क्यों किए हैं? इसलिए किए कि अगर हम 23 के होंगे फार्म भर सकते हैं, जब हम 25 के हो जाएंगे तो हमारी उम्र भी आधी हो जाएगी, तो हम फार्म ही नहीं भर पाएंगे। तो लोग वो जो रिटायर होते हैं तो कहते हैं कि 62 साल ड्यूटी करना है, उनको भी भाई सियाने हो जाते हैं ड्यूटी करते करते। अब ये सरकार 2004 में पेंशनें खत्म कर दी। सांसद और विधायक एक बार सांसद बनता है, एक बार विधायक बनता है, वो तो जीवन भर पेंशन पाता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी 2004 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी भर्ती हो रहा है उसको पेंशन लास्ट में नहीं मिलती, उसको पैसा पूरा दिया जाता। हम कहते हैं मत दीजिए ना उसका पूरा पैसा, आप उसका आधा पैसा दीजिए। भाई उसके जीवन जीने के लिए कुछ आधार बनाइए। भाई पैसा हमने पूरा दे दिया, कहाँ खर्चा कर दिया पता नहीं चला। तो ऐसा है कि हम लोग स्वयं मजबूत बने और 10 लोग मिलकर कोई ऐसा काम करें कि हमारे लोगों 10 लोगों का काम चले। भाई हम अकेले तो काम कर नहीं पा रहे, तो मिल बांट के सब लोगों को सहयोग से कोई ऐसे काम किया जाए, कुछ किया जाए जिससे सब लोगों का रोजगार हो सके। अगर मिल के काम करेंगे तो हो सकता है, युवाओं को रोजगार मिल सकता है। अगर मिल के कोई स्कूल चलाएं, कुछ कोचिंग चलाएं, पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं तो रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है। बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया युवाओं के लिए कि मिलकर कोई भी काम की शुरुआत अपन करेंगे तो सफलताएं उसमें मिल सकती हैं। और हमारा अगला सवाल है सर कि सरपंच एक सम्मानीय पद होता है और कहीं न कहीं हर गांव में एक मुखिया चुना जाता है और वो गांव का प्रथम व्यक्ति होता है। तो सर क्या यदि सरपंच चाहे तो गांव को एक विकसित और संपन्न गांव बना सकता है? क्या ये सरपंच के पावर में है, ये कर सकता है, उसके कार्य क्षेत्र में ऐसा संभव है सर? ग्राम पंचायत को सरपंच अगर चाहे तो अच्छी सुंदर बना सकता है, अपने गांव को अच्छा कर सकता है। लेकिन सरकार के कुछ नियम होते हैं, कुछ गाइडलाइन होते हैं, जो हम उस गाइडलाइन के अंदर काम करना पड़ता है। हम 15 लाख के अंदर तक अपने गांव में विकास कर सकते हैं। पंचायत का रूल है कि आपको 15 लाख तक की आप पंचायत निर्माण एजेंसी हो सकती है। इसके ऊपर आप सरकार है, जिला से काम कराइए, जिला के लोग काम करें। अगर सरपंच अच्छा है तो अपने लोगों को विकास करता है, गांव का विकास करता है। गांव का सिर्फ एक ही विकास होता है, नाली, रोडें, स्ट्रीट लाइट, ये सारे विकास पंचायत में किए जा सकते हैं। जो मैं सरपंच होने का अनुभव किया कि स्ट्रीट लाइट लगवाई जा सकती है, रोड नाली बनवाई जा सकती है, नलों की मरम्मत कराई जा सकती है, नए बोर कराए जा सकते हैं
और विधायक मत का जो पैसा होता है उससे ग्राम पंचायत को सजाया जा सकता है। भाई विधायक अगर हमको स्ट्रीट लाइट देगा तो हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट लगेगी। आजकल सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइट लग रही है। सांसद जी हमारे गांव को देंगे, टैंकर देते तो पानी की व्यवस्था हो जाती है गर्मी में। अगर सरपंच अच्छा होता, पढ़ा लिखा होता है तो अपने गाँव का विकास कर सकता है, किया जा सकता है, उसमें कोई दुराय नहीं है। क्योंकि 15 लाख तक की फंडिंग जो होती है पंचायत में बहुत है। भाई 4-5 गांव होते हैं हमारे, उसको अगर हम 15 लाख का विकास साल 2 साल और 6 महीने में करेंगे तो गांव का विकास तो दिखेगा। स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, स्कूलों को मैदान में पेवर ब्लॉक लगवाया जा सकता है। जिला से बहुत सारा ऐसा मत होता है जैसे ST SC में अधिक काम किया जा सकता है। आजकल सरकारों ने तो कुछ आदर्श गाँव भी बना दिए हैं जहाँ वहाँ शौचालय भी बनाए जा सकते हैं। पर्सनली जैसे कहीं ग्राउंड है, बैठने की व्यवस्था है, मान लीजिए हमारा स्कूल है, स्कूल की हमारे बाउंड्री में 20 बाई 50 की जगह डली हुई है खाली, तो आप वहाँ सामुदायिक शौचालय बना सकते हैं। तो गांव की जो साफ सफाई की व्यवस्था है आदर्श गांव में आजकल हो रही। हम लोग, हमारा ग्राम पंचायत के अंदर जो गांव आता है सेमरी, वो आदर्श है। वहाँ हमारे नाली, रोड, CC रोड, स्कूल की बाउंड्रियाँ, सारे काम हैं। ग्राम पंचायत की मरम्मत कराए हम लोगों ने, बाउंड्री बनवाई, बगिया लगवाई, फूल पेड़ पौधे, ये सारे काम पंचायत से किए जा सकते हैं। जो तालाब होते हैं उनमें सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, उनमें रैम्प बनवाया जा सकता है, सीढ़ी बाई सीढ़ी, उसको गहरीकरण भी किया जा सकता है। 15 लाख के अंदर जो भी काम आते हैं वो ग्राम पंचायत कर सकती है और सरपंच और विधायक मतों से पैसा भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध होता है, जिससे वो गाँव का विकास कर देता है। और तो फिर तो विकास अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने विवेक का सरपंच है, क्या कितना काम करेगा। भाई उसका मन है कि मुझे करना है, उसका मन है कि मुझे नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये लगता है काम करने के बाद भी लोगों का विरोध हो जाता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि विरोध इसलिए होता है क्योंकि वो सरकार में होता है, जिसकी सरकार होती है विरोध उसी का होता है। आप सरकार में नहीं है तो आपका क्यों विरोध होगा। जो बगल वाला पड़ोसी होता तो यही कहता है कि सरपंच ये काम नहीं किया क्योंकि उसके घर की नाली नहीं बनवा पा रहा। कोई पर्सनली काम तो हम लोग कर नहीं सकते, करेंगे तो पूरे लोगों का करेंगे। भाई अपनी पूरी पंचायत है, हमारे यहाँ 5000 जनसंख्या के लोग हैं। हम वहाँ जहाँ देखेंगे, जहाँ हमको लगेगा कि इसके यहाँ भाई कमी है, उसको दूर किया जाएगा पंचायत। हाँ, ग्राम पंचायत के अपने विकास सरपंच लोग कर सकते, उसमें कोई दुराय नहीं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पंचायत का काम सरपंच नहीं कर सकते और ग्राम पंचायत अच्छी बन सकती है। अब गाँव का सरपंच कैसा है ये गाँव के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यही चाहूँगा अपनी जनता से कि सरपंच उसको बनाइए जो आपके पंचायत को अच्छे से चलाए और आपको प्रेम, स्नेह, प्यार दे। क्योंकि उसको अगर बना दिए, बनने के बाद वो कहीं चला गया तो कोई मतलब नहीं निकलता। सर हमारा नेक्स्ट सवाल है सर कि गांव में जो एक व्यवस्था होती है ना, उस व्यवस्था के अंतर्गत गांव चलता है। उस व्यवस्था में हमारे गांव की महिलाएं भी रहती हैं। तो हमारे गांव में जो पंचायत हमने देखा है सर कि महिलाओं की भूमिका शून्य होती है। चाहे वो आपके वार्ड का सदस्य भी यदि जीत जाती है महिलाएं तो भी उनको आगे आने का मौका नहीं मिल पाता है। ये कि सरपंच भी बन जाते तो उनके पति चलाते हैं। तो सर गांव की महिलाओं को आप सरपंच पद पे हैं तो उनको आप कैसे भी महिलाओं को जागरूक करना हो, एक महिलाओं को कुछ विचार देना हो, उनके लिए क्या संदेश होगा सर आपको? आपने सवाल किया कि गांव में जो महिलाओं के राजनीतिक शून्य रहते हैं, कहने का विषय आपका ये था। देखिए, हम लोग राजनीतिक परिवार से नहीं है, न राजनीतिक संबंधों से, लेकिन थोड़ा बहुत राजनीति पढ़ाई लिखाई के कारण जानने लगे, अखबार, न्यूज़, व्हाट्सएप के माध्यम, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हमारी ग्राम पंचायतों में चुनाव होता है उसमें महिला जो अच्छी, ऐसा लगता है कि ये पंचायत चला सकती है, ये पढ़ी लिखी महिला है। तो लेकिन जो पंचायत के लोग होते हैं, ऐसी व्यवस्था होती हैं, उन्हें लगता है कि उनका पति जो काम कर रहा था उसी के थ्रू उस महिला को जिता दिया जाता है। मतलब ये नहीं देखा जाता कि वो महिला को अगर जिताया जाए तो वो आगे महिला राजनीति में आ सकती है। ये बिल्कुल नहीं देखा जाता गांव की राजनीतियों में। गांव की राजनीति में ये देखा जाता है कि जो हमारे सरपंच से अगर उनकी पत्नी लड़ रही है तो हमारे आधे जो वोटर्स होते हैं उनकी तरफ आकर्षित होकर चले जाते हैं और जो अच्छा महिला प्रत्याशी होता है वो हार जाता है। इसी कारण से महिलाओं की राजनीतिक गाँव में शून्य है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम अपने गांव के लोगों को ये बोलें कि अगर सुशील अच्छा है तो ये जरूरी नहीं कि सुशील की मैडम भी अच्छी हो। भाई वो सुशील हमारे हैं, सुशील अच्छे हैं,
सुशील को हमने जीवन में यहाँ देखा, छोटे से लेके बड़े तक देखा, लेकिन वो कहीं से आई हैं और यहाँ हमारे सुशील के साथ शादी हो गई है उनको। अब सुशील तो चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन हमने जिन्हें यहाँ देखा और ऐसा हमें लगा कि ये भाई पढ़ी लिखी हैं, ये पंचायत में जाके बात कर सकती, जनपद में जाके बात कर सकती हैं, और तो फिर वो उनको अगर हम जिताएंगे तो महिला राजनीति में आगे आएंगी। अगर उनको जिताया जाएगा तो महिला राजनीति में आएंगी। अब हम सरपंच हैं, अब अपनी मिसेज को लड़ दिए, महिला सीट आ गई, अब वो जीत गए तो सरपंची तो हम ही चलाएंगे। उसमें तो गांव वाले बोलेंगे भी नहीं कि सरपंच साहब मैडम आपकी सरपंच है और आप गांव सरपंची चला रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है और देखने में यही आता है कि भाई राजनीतिक फेस तो हम हैं, वो तो हमारा डेमो है भाई, राजनीतिक फेस तो हम दिखते हैं भाई। लेकिन जो महिला राजनीति में आगे होती है, अगर हम उसी को चाहें कि आप राजनीति में आइए और आप विधायक और सांसद जो भी पद होते हैं आप उसमें ग्रहण करिए, तो हो सकता है कि आने वाली राजनीतिक महिलाएं भी उसमें आगे आ जाए गाँव में। भाई गांव के देखिए, गांव में पंच होते हैं, 18-20 पंच होते हैं, एक सरपंच होता है। 18-20 पंच होने का मतलब क्या होता है, आपकी एक कमेटी है। अब हमको ये थोड़ी मालूम है सरपंच हर गांव जाए, हर गांव सरपंच का तो काम ही है हर गांव जाना, लेकिन वार्ड मेंबर का ये काम होता है कि आप अपने वार्ड में, अगर आपके वार्ड में 40 घर हैं और वहाँ 20 मीटर रोड बनी है, 40 मीटर नाली बनी है, तो सरपंच को आगे ग्राम पंचायत की जब बैठक होती है वो मुझे आके बताए कि सरपंच साहब, अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक 8 में मुझे इतने इतने काम कराने, आप इसे मुझे बजट दीजिए इस वार्ड के लिए। हमारे यहाँ के वार्ड पंच क्या होते, कोई मतलब नहीं रखते 5 साल तक, उनसे कोई मतलब नहीं। सरपंच जीत गया, अपना सरपंच ही चलाता है, वो क्या कर रहा है, आगे लगा दे पंचायत में, कुछ भी कर दे। अगर वार्ड पंच एक्टिव हो जाए, वार्ड पंच अच्छे बने, पढ़े लिखे वार्ड पंच बनाया जाए, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, लेकिन अगर वो वार्ड पंच, हर ग्राम पंचायत की बैठक में बैठक होती है, वो प्रस्ताव लिखा जाता है, वो सदन है हमारा। जैसे हमारा मुख्यमंत्री में यहाँ विधायक बन के जाते हैं 230, तो मुख्यमंत्री को थोड़ी मालूम है कि नगौद विधानसभा में कहाँ खेल मैदान बनाना है, वो तो हमारे विधायक जी को मालूम होगा कि नगौद विधानसभा में यहाँ खेल मैदान बनाने से यहाँ का अच्छा लोकेशन दिखेगा। इसी प्रकार हमारी वार्ड होता है कि वो आए और बोले कि मेरे वार्ड में इतना यहाँ खराब है, सरपंच साहब आप इतना मेरे को बजट दीजिए, तो हम करेंगे भाई। अब सरपंच गया, सरपंच को लगा कि ये वाली रोड बनाने में ठीक ठाक है, तो बना के चला है ना। तो यही होता है, इसीलिए भाई गांव के जो भी पंच बने, जो भी पंच हों, वो अपने पंचायत में एक्टिव रहें, नेगेटिव ना रहे। वो अपने आप को ये ना सोचे कि मुझे पैसा नहीं मिलता, 300 रुपये सरकार हमको 1750 रुपये महीने देती है। फिर गांव के लोग बोलते हैं कि आपको 1750 रुपये मिलता है, क्या करें भाई, अब देती है सरकार तो लेते हैं, है ना। न मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ कि बड़ी घुमा फिरा के बात करूँ, सीधा साधा इंसान हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं आपको बताता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मैं खराब बता रहा हूँ कि अच्छा बता रहा हूँ। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमारा पंच, हमारी 26 जनवरी की बैठक होती है, 2 अक्टूबर की बैठक होती है, निर्धारित बैठकें होती हैं, 15 अगस्त की होती है, गांधी जयंती में होती है और अम्बेडकर जयंती में होती है, तो अगर ये लोग सब लोग हम वहाँ बैठते हैं, हमारे सचिव लोग रहते हैं, पीसीओ रहता है, पटवारी रहता है, तो अगर पंच लोग भी वहाँ उपस्थित हों, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पंचों को बुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो लोग पता नहीं, पंच तो बने हैं, चुनाव आएगा जब तो पंच ही मुझे लड़ना है, ये तो पावर दिखेगा, लेकिन बनने के बाद ये ना पूछेगा वार्ड पंच कि मेरे वार्ड पंच के अंदर इतने गाँव आते, इतना घर है मेरे, इतने घर में कितनों को गल्ला मिलता है। वार्ड पंच को ये भी नहीं मालूम कि मेरे यहाँ कितने को गल्ला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वार्ड पंच का कर्तव्य है कि वो आप पूछे अपने वार्ड में जा जाए कि भाई तू गरीब है, तेरे को